बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाल। कि चाल क्या होती है। तो चाल के लिए हम जो सामान्य इसकी परिभाषा पढ़ते हैं स्पीड की, वो परिभाषा ये होती है कि किसी भी पार्टिकल के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय का जो अनुपात होता है वो चाल कहलाती है। और ये जो चाल है, जैसे सपोज करो कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए वो बिंदु ए से गति करना शुरू करता है और बिंदु बी तक पहुंच जाता है। अब बिंदु ए से बी तक जाते समय उसने पहले ये रास्ता चूज किया, उसके बाद ये वाला रास्ता उसने चूज किया, उसके बाद ये वाला कोई रास्ता उसने चूज किया होगा। इन सभी रास्तों में जो तय की गई दूरी है कण के द्वारा वो सबकी क्या है, अलग अलग है। अगर इन सभी की दूरियां अलग अलग है तो इनमें टाइम भी क्या लगा होगा, सब में अलग अलग लगा होगा। ओके, अब इन सभी का जो अनुपात आएगा, यानी तय की गई दूरी और इसमें लगे समय का जो अनुपात आएगा वो सबके लिए अलग अलग आएगा। इट मींस चाल जो है एक अदिश भौतिक राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मान उसी तरह से पार्टिकल के पथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये एक अदिश भौतिक राशि है। इसके अलावा चाल का जो मान है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई कण गति शुरू कर देता है तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ दूरी तय जरूर की जाती है और उस दूरी को तय करने में समय अवश्य लगता है। अदिश राशि होने के कारण इसके पास में दिशा नहीं होती, तो दिशा न होने के कारण इसका मान कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। और चाल जो है उसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। कुछ डाटा इसमें दिए गए हैं चाल के, आप नोट्सों के लिए उन्हें उतार लीजिए। ये नोट कर लीजिए आप चाल के लिए कौन कौन सी वैल्यू आपको दी हुई है। अच्छे से नोट कर लीजिए इनको। यहां पर जो हमें सबसे पहले बताया गया है, इसमें चाल की परिभाषा ली गई है कि चाल जो है वो क्या होती है। तो दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या बना, दूरी बटा समय। और चाल के अंदर कौन कौन सी पैरामीटर्स काम लेते हैं हम लोग। तो चाल एक अदिश भौतिक राशि है, चाल का मान कभी नेगेटिव नहीं होता, चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और सीजीएस मात्रक सेमी पर सेकंड होता है। और इसकी जो बीमा होती है चाल की जो बीमा आती है वो बीमा कितनी होती है। तो बीमा अगर आप लिखना चाहो इसकी तो ये लिख सकते हो। इसकी बीमा जो होती है वो होती है L1 T-1। ओके, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे चाल के प्रकार। तो उस चाल के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तात्क्षणिक चाल। तो जब कोई भी पार्टिकल गति कर रहा हो, या कोई गाड़ी गति कर रही हो, तो किसी एक स्पेशल मूवमेंट के लिए, एक विशेष क्षण के लिए जो हम उसकी चाल ज्ञात करते हैं वो ही क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ियों में एक स्पीडोमीटर लगा होता है। वो स्पीडोमीटर जिस चीज को नापता है वो क्या होती है, तात्क्षणिक चाल होती है। उसके बाद हम अगली चाल पढ़ रहे हैं एक समान चाल। जब किसी पार्टिकल के द्वारा नियत दूरी अंतराल नियत समय में तय किया जाए तो जो इनका अनुपात है वो नियत रहता है और पार्टिकल की जो चाल होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है। ओके, फिर इसमें नोट में ये लिखा हुआ है एक समान चाल से गतिशील कण के पास त्वरण हो भी सकता है और नहीं भी। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि किस तरह से त्वरण होता है। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, एक निश्चित दिशा के अंदर नियत चाल से गति कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर वो नियत चाल से गति कर रहा है तो उसके पास त्वरण उपस्थित नहीं होगा। लेकिन यदि यही कण एक वर्ताकार पथ के अंदर नियत चाल से गति करे तो उसके पास त्वरण होता है।
कौन सी फॉर्म के रूप में होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण के रूप में होता है, जो हम वर्ताकार गति के अंदर इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। एक समान वर्तीय गति के अंदर जब कोई कण गति करता है तो उसकी चाल नियत रहती है, जबकि इसके पास अभिकेंद्रीय त्वरण के रूप में त्वरण कार्य करता है। ओके, इसके बाद हम जो आगे देखने वाले हैं वो देखिए आप, असमान चाल। आगे जो क्वांटिटी आ रही है वो क्या आ रही है? असमान चाल। तो जब कोई कण गति करता है, जब कोई कण गति करता है, तो जैसे सपोज करो आपने कहा कि कोई पार्टिकल बिंदु ए से गति प्रारंभ करता है और बिंदु बी तक पहुंचता है, तो इस पार्टिकल के द्वारा इस सिचुएशन के अंदर मान लो सभी पॉइंटों पर जो डिस्टेंस कवर की गई है वो सेम हो, लेकिन इसका टाइम इंटरवल अगर अलग अलग आ रहा हो तो उस पार्टिकल की जो चाल होगी वो कैसी होगी? असमान होगी। इसका दूसरा रूप भी देख सकते हो आप कि इन सभी के इस सिचुएशन के अंदर सबका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो डिस्टेंसेस, वो सबकी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, बट सब में लगा हुआ टाइम कैसा हो सकता है? सेम हो सकता है। अब हम यूं भी सोच सकते हैं कि सर अगर डिस्टेंस और टाइम दोनों अलग अलग हुए तो क्या होगा? अगर दोनों सिचुएशन अलग अलग आ गई कि टाइम भी आपका अलग लग रहा है और डिस्टेंस भी अलग है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे सपोज आपने कहा कि बिंदु ए है, ए से कोई पार्टिकल बी तक जा रहा है। अब इसके अंदर आपने कहा कि सर पार्टिकल द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस है वो सभी टाइम इंटरवल के अंदर अलग अलग है, और साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो लगा हुआ टाइम है वो भी अलग अलग है, टाइम इंटरवल भी क्या है? अलग है। तो इस सिचुएशन के अंदर यहां से जैसे स्पीड आपने निकाली, वो स्पीड कितनी निकली? मान लो v1, यहां से कितनी निकली? v2, और यहां से v3। इन तीनों का जो मान है वो एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, जो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, मान लो यहां पे उसने डिस्टेंस कवर करी पहली सिचुएशन में 2 मीटर। कितने डिस्टेंस कवर करी? 2 मीटर। कितने टाइम में? 2 सेकंड के अंदर। ओके, यहां चला वो 4 मीटर। कितने टाइम के अंदर? 4 सेकंड में। और यहां पर वो चला 6 मीटर। कितने सेकंड के लिए? 6 सेकंड के लिए। तो आपको अच्छे से पता है कि इस सिचुएशन के अंदर इनका जो अनुपात आएगा वो सबका अनुपात कैसा होगा? सेम आएगा। इसका मतलब उस समय जो पार्टिकल की चाल आएगी वो कैसी आएगी? नियत आएगी। यानी कि इस वाली सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल अवश्य ही असमान चाल से गति कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। नियत चाल से भी वो गति कर सकता है। आगे देखिए, अगला जो है बिंदु हमारा वो है असमान चाल से जब पार्टिकल गति करता है तो अवश्य इसके पास में त्वरण उपस्थित होता है। यह बात तो सही है कि अगर वो असमान चाल से पार्टिकल गति कर रहा है तो इसकी स्पीड लगातार वेरी होगी। इसकी स्पीड क्या होगी? लगातार वेरी होगी। अब जरा देख लीजिए आप, उसके पास त्वरण अवश्य उपस्थित होगा। उसके बाद में पढ़ा है एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? कि किसी भी पार्टिकल के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इसको समझते हैं कि औसत चाल कैसे निकाली जाती है। औसत चाल के बारे में आगे चल के हम लिखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। तो जरा देखिए कि कोई पार्टिकल है, वो मान लो बिंदु ए से अपनी गति प्रारंभ करता है और कहां पर जाता है? बिंदु बी तक चला जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर यहां से यहां तक जो इसके द्वारा कवर की गई कुल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस और उसको कवर करने में लगे टाइम,
इन दोनों का जो टोटल का रेशियो आएगा वो किसको दर्शाएगा? एवरेज स्पीड को दर्शाएगा। यानी यहां पर जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो कैसी होगी? एवरेज होगी। ओके, पार्टिकल की जो स्पीड आएगी वो कैसी होगी? एवरेज स्पीड आएगी। अब हमने देखा होगा कि जब हम किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हमें गाड़ी को जब लेके जा रहे हो आप, सपोज करो, मान लो आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, तो जयपुर से दिल्ली जाने में आपको मान लो 6 घंटे लगे। कितने लगे? 6 घंटे लगे। इन 6 घंटों में आपकी गाड़ी कभी 10 की स्पीड में भी रही होगी, कभी 15 की स्पीड में भी रही होगी, कभी 100 की स्पीड में भी रही होगी। फिर भी जो ये 6 घंटे का टाइम लगा है, मान लो इनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर हो, तो 1 घंटे में जो हमारा एवरेज बैठता है वो कितने किलोमीटर का बैठा होगा? 100 किलोमीटर का बैठा होगा। इसका मतलब गाड़ी 100 से भी ऊपर चली होगी, कभी 150 भी चली होगी। ओके, जबकि गाड़ी की स्पीड अलग अलग है, तो फिर ये जो 6 आवर लगा है, 6 घंटे जो टाइम लगा है, ये क्या चीज है? ये टाइम हम उसका एवरेज टाइम लेते हैं। यानी गाड़ी कभी 10 की स्पीड में चली होगी, कभी 100 की में चली होगी, कभी 150 की स्पीड में चली होगी। इन सभी से जो हम टाइम निकाल के लेके आते हैं या स्पीड जो निकाल के लेके आते हैं, वो उसकी स्पीड कौन सी होती है? एवरेज स्पीड होती है। ओके, एवरेज के बारे में आपने जान लिया। अब हम आगे चलते हैं, पहले थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। अगली जो डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है वो है वेग, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है तो आपको पता है, पहले आप इसे नोट करते जाइए, फिर मैं समझा देता हूं आपको। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी जो है वो किसी पार्टिकल के द्वारा तय किए गए विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग का जो फॉर्मूला बना है वो है विस्थापन बटा समय। वेग एक सदिश भौतिक राशि होती है, और वेग सदिश होने के कारण से इसके पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड और सीजीएस सेमी पर सेकंड हो जाए, जो चाल के समान ही होता है। वेग की विमा चाल के समान ही होती है। ओके, फिर हमने वेग के टाइप्स देखा। सबसे पहला देखा हमने ताक्षणिक वेग, तो वही चाल वाली बात कि किसी क्षण विशेष पर जो कण का वेग है वो क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। ओके, उसके बाद हमने देखा एक समान वेग। तो एक समान वेग का मतलब है कि किसी गतिमान कण द्वारा वेग का परिमाण व दिशा नियत हो, समय के साथ क्या हो? नियत हो, तो कण का वेग क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। अब अगर कण का वेग अगर एक समान है तो उसके पास त्वरण कभी भी कार्य नहीं करेगा। उसके बाद असमान वेग आ रहा है, तो असमान वेग में हमने देखा कि यदि किसी कण कोई गतिमान कण है, उसका परिमाण, उसके वेग का परिमाण, उसकी दिशा अथवा दोनों में अगर परिवर्तन आ जाता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी, असमान होगी। अब इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, कैसे क्या होता है। आप इसे समझिए पहले कि वेग में ऐसा क्यों होता है। ओके, समझिए आप इस चीज को। देखिए, वेग जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास में इसका परिमाण भी होगा और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। यह बात आपने वेक्टर में पढ़ रखी होगी कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। यानी परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। चूंकि किसी भी पार्टिकल का जब मैग्नीट्यूड हमें परिवर्तित करना होता है तो उस पार्टिकल में जिस डायरेक्शन के अंदर वो गति कर रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स या फोर्स का कोई घटक अप्लाई करना होता है,
जो हम लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ दे देता हूं। और वैसे हम वेग का जो परिमाण है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चाल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चाल। कि वेग का जो मोड है वो क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। अब जरा सोचो, हम आगे चल के जो स्टडी करने वाले हैं उसके अंदर ये पढ़ेंगे कि कोई पार्टिकल हमारे पास में पड़ा हुआ है या कोई बॉडी हमारे पास है। इस बॉडी पे यदि मैंने इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, एक त्वरण अप्लाई कर दिया, तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। इस बॉडी की वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ में क्या होनी है? इंक्रीज हो रही है। यहां पर जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? मोड की वजह से, उसके परिमाण के कारण से इंक्रीज हो रही है। क्योंकि डायरेक्शन तो अभी ये पार्टिकल जब गति करता है बहुत आगे भी चला जाएगा। सपोज करो ये यहां पहुंच गया, तो जब यहां पहुंच गया तो भी इसकी डायरेक्शन तो अभी भी यही बनी हुई है जिस डायरेक्शन में इसने गति शुरू करी थी। यानी कि इसकी डायरेक्शन अभी भी क्या है? कांस्टेंट है। केवल कौन बदल रहा है? परिमाण बदल रहा है। यानी कि इसकी क्या बदल रही है? चाल। अगर चाल बदली तो वेग भी बदल जाएगा। अब अगर हमें इस बॉडी की केवल और केवल डायरेक्शन बदलनी होती है तो हम क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी ले ली हमने, मान लो ये v वेलोसिटी से क्या कर रही है? गति कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर आप एक फोर्स अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये फोर्स हमेशा लंबवत बना रहता है, हमेशा लंबवत बना रहता है, तो ये बॉडी कौन से पथ में घूम जाएगी? सर्किल के अंदर घूम जाएगी। यहां इस सिचुएशन के अंदर इसकी केवल क्या बदल रही है? डायरेक्शन बदल रही है, जबकि इसका परिमाण क्या है? नियत है। तो यही बात हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जब कोई कण नियत चाल से गति करे तो भी उसके पास त्वरण उपस्थित हो सकता है। यानी कि पार्टिकल अगर नियत चाल से गति करे तो भी उसका वेग बदल सकता है। किसके कारण बदल सकता है वेग? दिशा के कारण से भी वेग बदल सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वेग को हर बार हम किससे बदले? परिणाम से ही बदले। अगर आपने वेग को परिणाम से बदला, परिमाण से बदला, तो उसकी चाल बदलेगी। चाल कभी भी नियत नहीं रह सकती। ओके, यानी कि मुझे इसका परिमाण बदलने के लिए इस बॉडी, जिस बॉडी जो आपकी ये है, जिस डायरेक्शन में गति कर रही है उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट हमें अप्लाई करना पड़ता है। मुझे केवल डायरेक्शन बदलनी है तो मैं इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या अप्लाई कर दूंगा? बोलो, फोर्स, जो उसकी केवल क्या बदलेगा? दिशा बदलेगा। यानी कि हमारे को इतनी बात समझ में आ गई कि वेग को दो तरह से बदला जा सकता है, उसका परिमाण बदलकर और उसकी दिशा बदलकर। अब यूं भी कह सकते हो कि दोनों को भी एक साथ बदला जा सकता है, जो हम असमान वर्तीय गति में पढ़ेंगे, प्रक्षेपी गति के अंदर प्रोजेक्टाइल जो पढ़ोगे आप उसके अंदर भी इसकी स्टडी करोगे। ओके, तो वेग के लिए हमने दो बातें जानी कि वो एक तो परिमाण से बदल सकता है और एक दिशा से। केवल दिशा बदलनी हो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करो। केवल मैग्नीट्यूड को चेंज करना हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर क्या कर दो? फोर्स को अप्लाई कर दो। या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करोगे तो कुछ समय पश्चात पार्टिकल रुक जाएगा, तो उस हालात में डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि मोड बदलने के लिए हमें यह समझ में आ गया कि इसका मोड बदलने के लिए फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ता है, और केवल डायरेक्शन बदलने के लिए 90 डिग्री पे यानी लंबवत दिशा में केवल क्या लगाना पड़ता है? हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, तो यहां से कई सारी बातें भी हमारे को समझ में आ रही है कि यदि किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये कतई आवश्यक नहीं है कि उसकी वेलोसिटी भी क्या हो? कांस्टेंट हो। उसका एग्जांपल ये रहा, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन से भी बदल सकती है। हाँ, ये बात सही है कि अगर किसी पार्टिकल का वेग कांस्टेंट है, अगर किसी पार्टिकल का वेग अगर कांस्टेंट है तो अवश्य रूप से उसकी चाल क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्योंकि चाल कांस्टेंट इसलिए होगी क्योंकि वेग को बदलने वाली दोनों क्वांटिटियां क्या है? नियत है। तो वेग का परिमाण ही तो क्या है? चाल है, इसलिए चाल का मान नहीं बदलेगा।
अगर कोई पार्टिकल असमान चाल से गति कर रहा है, यानी उसकी चाल वेरी कर रही है, तो फिर अवश्य रूप से कौन वेरी करेगा, इसका वेग वेरी करेगा। ओके, शायद मेरे हिसाब से आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास में मोड और डायरेक्शन दोनों होती है। केवल डायरेक्शन बदलनी हो तो लंबवत फोर्स लगाओ, केवल इसका मोड बदलना है तो डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगाओ, फोर्स लगाओ। ओके, अब यहां पर हम फोर्स भी लगा सकते हैं और फोर्स का कंपोनेंट भी लगा सकते हैं। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, एक समान चाल, सॉरी एक समान वेग। एक समान वेग का मतलब हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर एक ही अक्ष के अनुदिश क्या करेगा, गति करेगा। ओके, दूसरा पढ़ा हमने असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप इसको नॉन यूनिफॉर्म करने के लिए मोड को भी चेंज कर सकते हो और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो दोनों को भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहां पर मैंने मोड को चेंज किया, यहां मैंने डायरेक्शन को, इस वाले पोर्शन में मैंने डायरेक्शन को चेंज किया। अब अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूंगा तो उसके अंदर इसका मोड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती जाएगी और उसका मोड भी चेंज होता जाएगा। ओके, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आगे हमने देखा तो हमें पढ़ाया गया औसत वेग, कि औसत वेग क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को पढ़िए, आप देखिए, इसको नोट भी कर सकते हो। ये लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, एवरेज वेलोसिटी किसी कण द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे समय का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। तो यहां से देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया और टोटल टाइम ले लिया, इससे मुझे क्या प्राप्त हुआ, एवरेज वेलोसिटी प्राप्त हुई है। यहां पर आपको वेक्टर साइन भी लगाना है क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए इसको समझ लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। तो चलिए आगे। मान लो कोई पार्टिकल बिंदु ए से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है और पार्टिकल कहां पहुंचता है, बिंदु बी तक। अब इस पार्टिकल ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते चूज किए। सपोज इस तरफ से चला गया, ये पार्टिकल इस तरफ से चला गया, यहाँ पे ये पार्टिकल तीसरा जो था वो इस तरह से यहाँ पे पहुंच रहा है। इन तीनों पार्टिकल, तीनों पथों के लिए, जो तीनों पाथ हैं, पार्टिकल ने जिस पाथ के अकॉर्डिंग क्या करी है, गति करी है, इन तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट का मान है वो सेम है। क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये वाली जो मिनिमम डिस्टेंस है यही तीनों के लिए क्या आएगी, विस्थापन का काम करेगी। बट तीनों के लिए जो एवरेज वेलोसिटी आई है, एवरेज जो वेलोसिटी आ रही है वो सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम, ऐसा क्या हुआ इसके साथ, क्योंकि इन तीनों के अंदर टाइम अलग अलग लगा होगा। अगर क्वेश्चन ये बोले कि टाइम सेम लग रहा है तब तो फिर एवरेज स्पीड वेलोसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। बट यहां पर पथ की लंबाई अलग अलग होने के कारण तीनों की अगर वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, टाइम जो है वो अलग अलग आ रहा है, तो सबका एवरेज क्या आएगा, अलग अलग आएगा। बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट तीनों के लिए क्या लेना होगा, सेम। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चनों से आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी बातें कैसे कैसे सोल्व की जाती है। फॉर्मूला आपने जरूर देख लिया था, एवरेज स्पीड का भी देख लिया था और एवरेज वेलोसिटी का भी। अगर आप इसमें और भी कुछ समझना चाहते हो तो देखिए, मान लीजिए एक पार्टिकल बिंदु ए से स्टार्ट होता है और कहां तक पहुंचता है, बिंदु बी तक। अब मैंने कहा कि इस पार्टिकल ने जो अपनी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का हाफ, यदि वो
V1 स्पीड और V2 स्पीड से कवर करे और यहां जो टाइम लगे वो T1 और T2 हो, तो यहां की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड यहां से निकाल सकते हो, V एवरेज S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। तो यहां पर S1 और S2 का जो मान है वो कितना है? S/2 यानी कि S1 इक्वल कितना लिया हुआ है? S2 लिया हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? S/2 आ रही है। और टाइम का जो मान है वो कितना ले लेंगे हम? T की जो वैल्यू है वो T1 इक्वल समय इक्वल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी V1 और T2 इक्वल कितना आ जाएगा? S/2 V2। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो मुझे जो प्राप्त होगा डाटा वो देखिए क्या आएगा। S1 और S2 इक्वल क्या है? दोनों सेम है, तो सेम है तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? S। और T1 की वैल्यू कितनी आई? S/2V1 प्लस S/2V2। आप इनमें से कॉमन ले सकते हो किस चीज को? S को कॉमन लेके आप यहां से काट सकते हो, और 2 को भी आप यहां से चाहो तो कॉमन ले सकते हो। देखिए और आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1/1 अपॉन 2V1 प्लस 1/2V2। अगर मैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे ये प्राप्त होगा 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये इस पार्टिकल की क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई, जिसे हम हमारी भाषा में हरात्मक माध्यम भी कहते हैं। चाहो तो इसे दोबारा से देख सकते हो आप। देखिए यहां पर मैंने कहा है कि एक पार्टिकल है, उसके द्वारा जो आधी दूरी तय की गई है उसमें टाइम T1 और स्पीड इसकी क्या रही थी? V1। अगले आधी दूरी के अंदर इसकी स्पीड थी V2 और टाइम था T2। तो इससे मैंने इसकी एवरेज स्पीड निकाली, वो कितनी आई? S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। तो यहां से मैंने T1 और T2 का मान निकाल लिया। S का मान इसने सेम कर रखा है, दोनों को आधी आधी दूरी दे रखी है। फिर इसकी वैल्यू रख के मैंने सोल्व किया तो मुझे जो आंसर प्राप्त हुआ वो आंसर दी गई चालों का हरात्मक मान प्राप्त हुआ। जो इसकी एवरेज स्पीड मुझे प्राप्त हुई है वो एवरेज स्पीड क्या प्राप्त हुई? मुझे इसकी हरात्मक माध्य प्राप्त हुआ है, V1 प्लस V2। ओके। अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि हम टाइम का मान क्या कर देते? अलग अलग और डिस्टेंस टाइम सेम रख के दोनों का और डिस्टेंस अलग अलग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, मान लो कोई पार्टिकल ए से शुरू हुआ और कहां तक गया? बी तक गया। कोई पार्टिकल ए से शुरू हुआ और कहां तक गया? बी तक। अब इस पार्टिकल के द्वारा ये जो डिस्टेंस कवर की गई है S1, वो कितने टाइम में कवर की गई है? T/2 में। और यहां पार्टिकल की स्पीड क्या रही है? V1। अगली जो डिस्टेंस कवर की गई है S2, वो है टाइम T/2 में। और यहां पर जो इसकी स्पीड रही है वो कितनी है? V2 रही है। अब हमें इसने पूछा है कि इसका एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए, तो वापस उसी तरह से हम सोल्व करेंगे। एवरेज स्पीड क्या करोगे बोलो? S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम कितना आ गया? T। क्योंकि T/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू रख लीजिए। तो S1 इक्वल क्या हुआ? V1 T/2 और S2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? V2 T/2। ओके। S1 और S2 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए यहां से V1 T
बाई 2 प्लस v2 t बाई 2 अपॉन t। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, v1 प्लस v2 बाई 2, यानी कि इसकी जो स्पीड आई है वो इसका समांतर माध्य आ गया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर माध्य। यानी आपके जो ये आंसर आए हैं वो कौन से आ गए, इसके समांतर माध्य प्राप्त हो गए। ओके, ये देखिए अब हम इसके आगे थोड़े सिंपल से क्वेश्चन इसके सोल्व कर लेते हैं, फिर और अच्छी वैरायटी के जो क्वेश्चंस होंगे हम त्वरण पढ़ने के बाद सोल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए आप कुछ यहाँ के। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी भी सॉल्व भी करवा दिया आपको, ये वाला ही क्वेश्चन था वो। यदि एक कण प्रथमादि दूरी v1 चाल से, और ये तो दोनों ये सॉल्व हो गया, ये भी अभी भी हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि ये क्या है। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, और बड़ा कर देता हूं इसको। ये देखिए आराम से। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो ये है कि एक कण के द्वारा t समय में तय की गई दूरी s इक्वल 2.5 t स्क्वायर द्वारा दी जाती है, तो ज्ञात करो। समय 0 से 5 सेकंड के दौरान कण की औसत चाल और t बराबर 5 सेकंड पर ताक्षणिक चाल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नोट कर लिया आपने। तो हमें पूछा 0 से 5 के बीच के दौरान की औसत चाल और केवल 5 सेकंड के ऊपर ताक्षणिक चाल। तो इसे कैसे सोल्व करोगे, बहुत सारे मेथड से इसे सोल्व करने के। पहले हमने औसत चाल के लिए क्या पढ़ा है कि v एवरेज इक्वल कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस एस टोटल बटा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हमें पता है कितना सेकंड लगा, इसको 5 सेकंड के लिए पूछना चाह रहा है अगला। तो एस टोटल कैसे निकालोगे, तो सिंपली एस टोटल कैसे निकालेंगे हम, एस इक्वल 2.5 टी स्क्वायर। अब टी का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर। तो इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 62.5 मीटर। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों को एक कंफ्यूजन भी आता है कि सर यहाँ पर आपने जो डिस्टेंस निकाली है वो डायरेक्ट निकाली है, क्या हम इसमें न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्या हाँ यहाँ पर हम न्यूटन को लगा सकते हैं क्या। तो अभी हमने त्वरण नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने न्यूटन्स को काम नहीं लिया है, और आप चाहो तो इसे काम ले सकते हो, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में हमें ये देखना होता है कि जो पार्टिकल का त्वरण है वो नियत है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम उसको अवकलन या समाकलन से सोल्व करते हैं। फिलहाल ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करिए आप, तो कितना आ जाएगा इसका, 62.5 अपॉन 5। तो देखिए इसकी जो औसत चाल है वो कितनी निकल के आई, 12.5 मीटर पर सेकेंड। यहां से जो निकल के आई है वो कितनी है, 112.5 मीटर पर सेकेंड। अब वो हमें अगला क्वेश्चन इसी के अंदर क्या पूछ रहा है कि 5 सेकंड पर इसकी ताक्षणिक चाल, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ताक्षणिक चाल जो होती है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की होती है, किसी इंस्टेंट की होती है। तो उसे कैसे सोल्व करोगे आप लोग, उसे इस तरह से सोल्व कर सकते हो कि जो इक्वेशन इसने दी है वो हमें ये दी है कि s इक्वल 2.5 इंटू टी स्क्वायर। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट, तो t के रेस्पेक्ट अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कितना प्राप्त हुआ आपको, 5t। अब आप t की वैल्यू रख दीजिए। इस सिचुएशन में जो स्पीड आई है वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड प्राप्त हुई है इसकी।
तो यहां से जो स्पीड निकल के आई वो कितनी आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा कि यहां से इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने कैसे निकाली, ये वाली कैसे निकाली, यहाँ न्यूटन को काम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे कैसे हालात में काम लेते हैं, कब नहीं लेते। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि नियत चाल के अधीन, नियत बल के अधीन एक विमेय गति कर रहे कण का विस्थापन समय पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है, समय पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। तो कण का वेग 0 हो उस समय कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहां पर जो हमें कंडीशन दी गई है, ये क्या दी गई है कि t इक्वल रूट अक्स प्लस 3, ये इक्वेशन दी गई है किसमें, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। और फिर इस क्वेश्चन से हमें ये पूछा है कि जब इस पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाए, जब इस पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाए उस समय इसकी जब वेलोसिटी 0 कर दो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमने देखा कि इक्वेशन हमें ये दी है t इक्वल रूट अक्स प्लस 3, t इक्वल रूट अक्स प्लस 3। ओके, प्लस अक्स दे रखी है या माइनस, वो देख लीजिए आप, प्लस 3 दे रखी है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए रूट अक्स को साइड में लीजिए आप, और t माइनस 3, हम वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती इसलिए मैंने इसको इस तरह से सोल्व किया। अक्स इक्वल t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल के आ गई, अक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर लूं किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट, तो जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, वो क्वांटिटी वेलोसिटी होगी। क्या आएगी वो, वेलोसिटी, वेग प्राप्त हो जाएगा हमें। तो कीजिए इसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट अगर हमने इसको किया तो हमें क्या मिला, t माइनस 3, कितनी वैल्यू प्राप्त हुई इसकी, t माइनस 3। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूं, वेलोसिटी को 0 कर दूं, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वेलोसिटी अगर आपने 0 कर दी तो इसका जो टाइम है वो कितना होगा उस समय जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें प्राप्त हुआ कि उस समय इसकी जो टाइम की वैल्यू है वो 3 सेकेंड है, यानी कि इस 3 सेकेंड पर हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो रख लीजिए इक्वेशन के अंदर। तो जब हमने इसके अंदर रखा तो x इक्वल 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 0 प्राप्त हुई। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो विस्थापन है वो कितना है, 0 है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन कि कैसा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, दिख रहा होगा शायद आपको आराम से, एक व्यक्ति अपने घर से बाजार की ओर, एक व्यक्ति अपने घर से बाजार की ओर सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 किलोमीटर चलता है। बाजार बंद पाकर तुरंत 7.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर की ओर लौटता है। तो 0 से 40 मिनट के समय अंतराल के लिए व्यक्ति की औसत वेग का परिमाण ज्ञात करो। ओके, आपने ये क्वेश्चन पूरा देख लिया होगा, देख लीजिए इसको आराम से। अब हम इसे सोल्व करते हैं। ओके,
कहा गया है इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो अपने होम से, घर से मार्केट की ओर निकला और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है हमें वो कितनी दी है, 2.5 किलोमीटर दी है, 2.5 किलोमीटर दी हुई है। अब जो यहां से जो व्यक्ति रवाना हो रहा है वो जाते समय अपनी जो स्पीड है वो कितनी रख रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर रख रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर रख रहा है। और बाजार जाने के बाद वो देखता है कि बाजार तो बंद है, तो वह पुनः जब लौट कर आता है यहां से तो किस स्पीड से आता है, तो जब वह लौट कर आता है तो आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर से। किस स्पीड से लौट कर आता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर से वो लौट कर आ जाता है। तो हमें यह पूछा गया है कि 0 से 40 मिनट में इसकी औसत चाल क्या रही होगी। तो पहले हमें औसत चाल क्या रही होगी और हम चाहे तो इसका औसत वेग भी निकाल सकते हैं, दोनों ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, आप 0 से 30 के बीच, 0 से 40 के बीच, 0 से 50 के बीच। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें 0 से 40 के बीच ही पूछा है, तो हम उसी सिचुएशन के अंदर औसत वेग निकालेंगे इसका। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअल में बाजार पहुंचा कब, कितने, इसको बाजार तक जाने में कितना समय लगे, ताकि हमें यह आइडिया लगे कि इस बार व्यक्ति की लोकेशन क्या आ रही है। तो जब ये व्यक्ति मान लो घर से निकलकर कहां तक जाता है, मार्केट तक, तो वो कितना चलना पड़ता है, उसको डिस्टेंस चलनी पड़ती है 2.5 किलोमीटर, ये वाली डिस्टेंस है इसकी। और इस डिस्टेंस में जो इसको टाइम लगता है वो टाइम निकाल लेते हैं हम। तो टाइम जो आया है कहां से, घर से बाजार जाने का टाइम, बाजार जाने का समय, तो वो कितना प्राप्त हुआ हमारे को, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो ये वैल्यू प्राप्त हुई हमें हाफ आवर, यानी कि 30 मिनट, 30 मिनट। इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन ने पूछा है वो पूछा है 0 से 40 तक, यानी कि यह व्यक्ति मार्केट से वापस किधर आ चुका था, घर की तरफ रवाना हो चुका था। क्योंकि घर से मार्केट तक जाने में इसको केवल 30 मिनट लगती है और क्वेश्चन ने हमें पूछा है 0 से 40 मिनट के लिए, यानी कि यह व्यक्ति जो है वो मार्केट से निकल चुका है। तो अगले 10 मिनट में वो कितना चला, यह भी हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब वो वापस आ रहा है उस समय दूरी देख लेते हैं, कितनी दूरी आ रही है। दूरी बाजार से घर की और चलने पर, ओके। तो उस समय दूरी कितनी आएगी, स्पीड, तो स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा है, 10 मिनट का टाइम बचा है, क्योंकि 40 के लिए चाहिए, डिवाइड बाय 60। तो इसे सॉल्व करें आप, 0 से 0 कैंसिल, इसमें भाग लगाओ एक बार, तो 1.25 किलोमीटर इसकी क्या आ गई डिस्टेंस, जो इस व्यक्ति ने घर से बाजार की ओर गया और बाजार से जब वापस लौट के आया तो कितना चल चुका है, 1.25 किलोमीटर। ओके, अब हम इसको आगे देखें तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर लीजिए आप। तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, विस्थापन निकल के आ जाएगा। तो जरा देखिए इसका विस्थापन कैसे निकालेंगे हम। इसका विस्थापन निकालेंगे कि जाने में जो डिस्टेंस ली उसने वो कितनी ले ली, 2.5 आई कैफ
वापस आने में जो ली, मैंने इसको एक्स के अकॉर्डिंग भेज दिया है, वापस आने में ली वो 1.25 आई कैफ। ओके, तो हमारे पास जो इसकी डिस्टेंस बची, वो डिस्प्लेसमेंट जो बचा वो कितना बच गया, 1.25 किलोमीटर। अब हमें इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बोलो। तो आप कहोगे सर ये लीजिए 1.25 को डिवाइड कर दीजिए 40 मिनट से, और अगर आपको हावर में चाहिए तो 60 का भाग लगा लीजिए इसके अंदर। ओके, तो ये कितनी निकल के आई बोलो, 1.25 इंटू 3/2, ये वाली स्पीड इसकी, वेलोसिटी इसकी निकल